प्रतापगंज नाम का एक गांव था जहां किसी भी लड़के की शादी में बारात नहीं जाया करती थी, न ही लड़की की शादी होने पर बारात आया करती थी। शादियों में सिर्फ लड़का चुपचाप लड़की को चाकर ले आता। गांव के बड़े बुजुर्ग बारातें आयोजित न होने का कारण बताते थे कि बारात में रूप बदलकर एक चुड़ैल शामिल हो जाती है जो अपने साथ लोगों को जंगल की तरफ ले जाकर मार देती है। गांव में रहने वाला पिंटू और उसके दोस्त बहुत परेशान थे। पिंटू अपनी शादी पूरे धूमधाम के साथ करना चाहता था और बारात निकालना चाहता था, लेकिन गांव के प्रधान ने उसे बारात निकालने की इजाजत नहीं दी। हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस बेकार गांव में पैदा हुए। अब आदमी भला शादी में मौज मस्ती भी नहीं करेगा तो कब करेगा? ठीक कहा पिंटू भाई, ऐसी फीकी शादी करने में क्या मजा है। बस लड़की के घर गए और लड़की ले आए, बारात पटाखे धूमधाम तो होना ही चाहिए। मैंने सुना है पिंटू कि जिस दिन तुम्हारी शादी है प्रधान जी किसी काम से उस दिन बाहर जा रहे हैं। हमें चुपचाप बारात का इंतजाम कर लेना चाहिए। रही बात चुड़ैल की, तो मैं भीमपुर गांव के एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसे हम बारात की सुरक्षा में लगा देंगे। ठीक है, मैं चुपचाप बारात निकालने की व्यवस्था करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार अपनी माँ से पूछ लूँ। मेरी माँ चुड़ैल और भूतों में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। पिंटू अपने घर गया और उसने अपनी माँ को चुपचाप बारात निकालने की बात बताई। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? आज से 25 साल पहले जब गांव में अंतिम बारात निकली तो तुम्हारे पिता भी उसमें शामिल हुए थे। तुम्हारे पिता सहित 7 लोग बारात से गायब हुए और आज तक नहीं लौटे। बारात में शामिल कई लोगों ने उस भयानक चुड़ैल को देखा था। माँ के मना करने के कारण पिंटू बारात ले जाकर अपनी शादी नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद उसके दोस्त सोनू की शादी तय हुई। चाहे प्रधान जी रोके या गांव का कोई और आदमी, लेकिन मैं अपनी बारात निकाल कर रहूंगा। प्रधान जी के मना करने के बावजूद सोनू ने अपनी बारात निकाली। गांव के सभी जवान लड़के बारात में शामिल हुए। 25 साल बाद गांव में कोई बारात निकल रही थी, इसलिए गांव के लड़कों ने खूब जमकर डांस किया और पटाखे जलाए। बारात धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और बीच बीच में रुककर गांव के लड़के डांस करते। पिंटू को डांस करते करते पेशाब लगी। वो बारात से थोड़ा बचकर झाड़ियों में पेशाब करने गया। झाड़ियों के अंदर पिंटू ने देखा कि एक औरत रो रही है। पिंटू को उस औरत के रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पिंटू को लगा कि वो गांव की कोई औरत है। पिंटू उसके पास गया। जब औरत ने पिंटू की तरफ मुड़कर देखा तो पिंटू के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वो औरत और कोई नहीं बल्कि चुड़ैल ही थी। रमन और गांव के और भी लड़के झाड़ियों में पेशाब करने गए। उन्हें भी वो रोती हुई औरत दिखाई दी। अगले दिन बारात विदाई के बाद गांव वापस लौट कर आई तो पिंटू और रमन सहित 5 लड़के गायब हो चुके थे। पिंटू, रमन और बाकी गायब हुए लड़कों की माँ सोनू के घर जाकर रोने लगी। ले गई, मेरे लाल को चुड़ैल ले गई। मैंने उसे मना किया था कि बारात में मत जा, लेकिन वो नहीं माना। वो मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। सोनू, तुझे ही अब मेरे बेटे को वापस लाना होगा। सोनू ने भीमपुर के तांत्रिक को बुलाया और उससे चुड़ैल के बारे में बात की। मैंने तुम्हारे गांव के इतिहास का बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। बरसों पहले गांव में कमला नाम की एक लोहार की लड़की रहती थी। कमला का रंग काला था और वो गरीब थी, इसीलिए उसका कभी विवाह नहीं हो पाया। आखिर में तंग आकर कमला ने आत्महत्या कर ली थी। कमला की बारात नहीं आ पाई थी, इसीलिए अब कमला बारात के आदमियों को निशाना बनाती है। उसका ठिकाना जंगल में मौजूद एक खंडहर है। चुड़ैल को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उससे प्रेम का इजहार करके उससे शादी करेगा। मेरी तो उम्र काफी हो चुकी है। तुम्हें ही चुड़ैल के पास जाकर उससे शादी का नाटक करना होगा। क्या चुड़ैल मुझे मार भी सकती है? हाँ, इसमें जान का खतरा तो है। तांत्रिक ने सोनू को एक मंगलसूत्र दिया और जंगल के खंडर की ओर भेज दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सोनू हनुमान का नाम जपते हुए खंडर की तरफ बढ़ने लगा। जब सोनू खंडर में पहुंचा तो उसने देखा कि खंडर में जगह जगह मुर्दे लटके हुए हैं। कुछ देर बाद अचानक वे मुर्दे जिंदा हो गए और हंसते हुए तालियां बजाने लगे।
हे भगवान, बारात निकालकर मैं ये किस मुसीबत में फंस गया। खंडर के बीचों बीच एक अंधेरा कमरा था। चुड़ैल वहीं पर दुल्हन जैसे लाल कपड़ों में बैठी हुई थी। सोनू ने देखा कि उसके दोस्त पिंटू, रमन और गांव के बाकी लड़के जमीन पर लेटे हुए हैं। उनकी आंखें बंद थीं और सांसें चल रही थीं। सोनू डरते हुए चुड़ैल के पास पहुंचा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चुड़ैल ने अपने सामने पड़ा हंसिया उठाया और क्रोध से सोनू की तरफ देखा, जैसे वो सोनू की गर्दन काटने वाली है। इससे पहले कि चुड़ैल हंसिये से हमला करती, सोनू ने चुड़ैल के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। मंगलसूत्र पहनते ही चुड़ैल एक साधारण लड़की कमला में बदल गई। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया और खंडर में मौजूद पिंटू, रमन और गांव के बाकी लोग जीवित हो गए। अर्पित और स्नेहा 12th के एग्जाम देने के बाद ऊटी में अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने जाते हैं। अरे बच्चों, इस बार तुम दोनों अकेले ही दिल्ली से यहाँ आ गए? हाँ नानी, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। अर्पित की नानी का घर बिल्कुल सुनसान जगह पर था। सामने सड़क और पीछे घना जंगल। दिल्ली में तो बहुत भीड़ भाड़ और शोर शराबा रहता है, यहाँ कितनी शांति है। नाना जी, मैं जंगल घूम कर आती हूँ। स्नेहा अकेली ही जंगल में घूमने चली जाती है। स्नेहा को एक पेड़ के पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। स्नेहा डर जाती है और भागती हुई घर पहुंचती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? नाना जी, वो जंगल में पेड़ के पीछे कोई रो रहा है। स्नेहा के नाना स्नेहा के साथ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुम्हें जरूर कोई वहम हो गया होगा। नहीं नाना जी, वो इसी पेड़ के पीछे बैठी रो रही थी। स्नेहा के नाना स्नेहा की बात पर ध्यान नहीं देते। चलो घर चलकर कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। उस रात जब अर्पित और स्नेहा अपने रूम में सो रहे थे, तो उनके कानों में फिर किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये आवाज जंगल से आ रही है। हमें नाना नानी को जगाना चाहिए। नहीं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। अर्पित और स्नेहा आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचते हैं। पेड़ के पीछे एक लड़की बैठी रो रही थी। वो दुल्हन की तरह सजी हुई है। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। जंगल में अकेली लड़की को बैठा देख स्नेहा और अर्पित का गला सूख जाता है। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? आज मेरी बारात आने वाली है, वो अभी तक नहीं आए हैं। क्या तुम दोनों जाकर रोड पर देखोगे कि बारात कहाँ तक पहुँच चुकी है? लेकिन अभी तो शादियों का मौसम भी नहीं है। क्या कहा तूने? अर्पित और स्नेहा दुल्हन का भयानक चेहरा देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। रात के अंधेरे में दोनों जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। चारों तरफ से उन्हें लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। हमें दौड़ते रहना चाहिए। भागते भागते सुनसान सड़क पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि सड़क पर किसी की बारात आ रही है। बैंड बाजे बज रहे हैं। अर्पित और स्नेहा चीखते हुए अपने नानी के घर की तरफ दौड़ते हैं। उनके नाना नानी घर के बाहर ही खड़े थे। बच्चों, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने भूतों की बारात देखी, वो इसी तरफ आ रही है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? चलो घर में, और रात में बाहर मत आना। मैं तुम्हारा कल ही दिल्ली वापस जाने का रिजर्वेशन कराता हूँ। स्नेहा और अर्पित
अपने नाना की नाराजगी देखकर चौंक जाते हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। नाना इस तरह तो कभी नाराज नहीं होते थे। जंगल वाली वो लड़की ही हमें कुछ बता सकती है। उस रात अर्पित और स्नेहा सोते नहीं हैं। रात के 1 बजे उन्हें जंगल से रोने की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत जंगल में जाते हैं। तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी? यानी हमारी मम्मी की एक बहन भी थी? हाँ, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। मेरे पेट में उसका बच्चा था। हम दोनों शादी करना चाहते थे। मेरे पापा यानी तुम्हारे नाना हमारी शादी के खिलाफ थे। मैंने मम्मी पापा की परवाह किए बगैर पूरी वेडिंग प्लान कर ली। यहाँ से कुछ दूरी पर होटल प्लाजा है, जहाँ मेरी बारात आ रही थी। लेकिन मेरे पापा ने पूरी बारात की हत्या करवा दी। पापा कमिश्नर थे। उन्होंने इसे एक सड़क दुर्घटना बताकर मामले पर पर्दा डाल दिया। मैंने आत्महत्या कर ली। तभी अर्पित और स्नेहा के नाना नानी वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, इतनी रात में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें सब पता चल गया है नाना। मुझे माफ कर देना बच्चों। मैं अपने आत्मसम्मान के कारण पागल हो गया था। मैंने अपनी बेटी को खो दिया। आज भी जंगल में लोगों को लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। अक्सर लोग उस रोड पर भूतों की बारात को गुजरते देखते हैं।